साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, मैं इस चैनल में मैं आपको ऐसी जानकारियां भी देता हूं जिनको जानना जरूरी है, लेकिन बहुत लोग उसको नहीं जानते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी सनसनीखेज घटना के बारे में बताऊंगा जिसमें एक पुलिस अधिकारी ने एक माननीय मंत्री महोदय को ही गोलियों से उड़ा दिया था। ये वीडियो आप आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, ये घटना है 29 जनवरी सन 2023 की, मतलब आज से 1.5 बरस पहले की घटना है। और उस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, शीत लहरी चल रही थी, कोल्ड वेव चल रहा था, लोगों के दांत किटकिटा रहे थे। घटना है उड़ीसा की। उड़ीसा में एक जिला है झारसुगुड़ा जिला। झारसुगुड़ा जिला में एक छोटा सा शहर है ब्रजराज नगर, और ब्रजराज नगर में एक चौराहा है गांधी चौक। गांधी चौक पर उड़ीसा के जो उस समय के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री थे, यानी हेल्थ मिनिस्टर, हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के जो मिनिस्टर थे, नव किशोर दास, वो पधारे थे। अब जब कोई मंत्री जी पधारते हैं तो आप जानते हैं कैसा समा रहता है। उनके चमचे गाड़ी को घेर लेते हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद होने लगता है, लोग उनके गले में फूल मालाएं डालने लगते हैं। तो वही सब कुछ हो रहा था। नवकिशोर दास सफेद कपड़े में थे, उनको लोगों ने गेंदे की माला पहना दी, और ये सब कुछ हो ही रहा था। अचानक गोलियां चलने की आवाज आई और नवकिशोर दास के सफेद कपड़े पर पूरा उनका लाल खून फैल गया और नवकिशोर दास जमीन पर गिर पड़े। वहां मौजूद सारे लोग हक्का बक्का रह गए और बिल्कुल अफरा तफरी की हालत हो गई कि ये क्या हो गया। लोगों ने देखा कि गोलियां चलाने वाला और कोई नहीं, वहीं पर मौजूद एक पुलिस अधिकारी था, एएसआई रैंक का, जिसका नाम था गोपाल कृष्ण दास। अब एएसआई आप जानते हैं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जिसे कहते हैं, हिंदी में कहते हैं सहायक अवर निरीक्षक, बिहार में बहुत लोग बोलचाल में उसको जमादार भी कहते हैं, जिसका रैंक होता है एक पट्टी के बाद एक सितारा कंधे पर। तो वो एएसआई था नवकिशोर दास, सॉरी गोपाल कृष्ण दास, और गोपाल कृष्ण दास ने नवकिशोर दास को 5 गोलियां मार दी थी। लोगों ने गोपाल कृष्ण दास को पकड़ लिया, काबू में कर लिया। अब ये जो स्वास्थ्य मंत्री थे, ये जमीन पर गिर चुके थे, लेकिन इनकी मौत नहीं हुई थी, इनकी सांस धुक धुक करके चल रही थी। अब ये जो जगह है झारसुगुड़ा, ये एक छोटी जगह है, एक छोटा जिला है, तो लोगों को लगा कि यहाँ ठीक से इलाज नहीं हो सकेगा। आनंद फादन में हेलीकॉप्टर में बैठाकर नवकिशोर दास को बैठने की क्या हालत में होंगे, हेलीकॉप्टर में लिटाकर उनको उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के लिए रवाना किया गया। भुवनेश्वर में एक बड़ा अस्पताल है, अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल में नवकिशोर दास का इलाज शुरू हुआ। वहाँ एक बड़े सर्जन हैं, डॉक्टर देवाशीष नायक, उनकी टीम ने ही इलाज शुरू किया। डॉक्टर देवाशीष नायक ने पाया कि 4-5 गोलियां उनके सीने में धंसी हुई है, एक गोली तो बदन के आर पार हो गई है। उनकी सर्जरी हुई, ऑपरेशन हुआ और सभी गोलियां निकाल दी गई। उसके बाद नवकिशोर दास को आईसीयू में भर्ती किया गया, इंटेंसिव केयर यूनिट में, जिसको हिंदी में कहते हैं गहन चिकित्सा कक्ष। और तब तक ये खबर उड़ीसा में क्या पूरे हिंदुस्तान में आग की तरह फैल गई थी, जंगल की आग की तरह। और जो उड़ीसा के उस समय मुख्यमंत्री थे नवीन पटनायक, वो भी दौड़े दौड़े पहुंचे अस्पताल। डॉक्टरों से उन्होंने बातचीत की कि क्या होगा नवकिशोर दास का। डॉक्टरों ने उनको बताया कि बहुत नाजुक हालत है, आईसीयू में रखा गया है, गोलियां निकाल दी गई है। लेकिन डॉक्टरों की तमाम मेहनत के बावजूद नवकिशोर दास की जान नहीं बची। कुछ घंटों में उन्होंने दम तोड़ दिया। इस तरह एक पुलिस अधिकारी के हाथों एक माननीय मंत्री महोदय की हत्या हो गई, जो कि बहुत एक आप कह सकते हैं दुर्लभ घटना है। कुछ घंटों के अंदर ही पुलिस विभाग ने एएसआई गोपाल कृष्ण दास को उसकी नौकरी से बर्खास्त कर दिया, डिसमिस कर दिया।
अब जब बात चल ही गई है तो निलंबन और बर्खास्तगी में भी फर्क समझ लीजिए, बहुत लोग नहीं जानते हैं। निलंबन को इंग्लिश में सस्पेंशन कहते हैं और उसमें व्यक्ति की नौकरी बची रहती है, लेकिन उसको वेतन का आधा हिस्सा ही मिलता है जीवन यापन भत्ता के रूप में। और बर्खास्तगी का मतलब डिसमिसल, उसमें व्यक्ति बिल्कुल सेवा से बाहर हो जाता है और उसको एक भी पैसा पेंशन के रूप में भी नहीं मिलता है। तो ये बहुत गंभीर सजा हुई बर्खास्तगी यानी डिसमिसल। तो कुछ घंटे के अंदर ही गोपाल कृष्णदास को बर्खास्त कर दिया गया, जेल तो वो जा ही चुका था। अब जरा हम जानते हैं कि ये कौन थे नबकिशोर दास। तो नबकिशोर दास जो थे, उन्होंने संबलपुर जिले में पढ़ाई की थी। संबलपुर जिला में एक कॉलेज था गंगाधर मेहर कॉलेज, अब तो वहाँ गंगाधर मेहर यूनिवर्सिटी बन गई है। उन दिनों ये कॉलेज हुआ करता था, वहीं से उन्होंने पढ़ाई की और छात्र जीवन से उन्हें मतलब नेतागिरी की खुजली शुरू हो गई थी नवकिशोर दास को। तो वो वहाँ के कॉलेज के छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे थे। बाद में वो झांसी जिला आके बस गए। अब नवकिशोर दास ने बिजनेस में बहुत नाम किया और उनका बिजनेस करोड़ों रुपए में नहीं अरबों रुपयों में पहुंच गया। उनका बिजनेस कोयला खदानों में था, यानी वे कोयले का कारोबार करते थे। हॉस्पिटैलिटी में था, यानी उनके अपने होटल थे। ट्रांसपोर्ट का बिजनेस यानी परिवहन में थे, उनकी गाड़ियां चलती थी। अब उनकी दौलत का आप इसी से अंदाजा लगाइए कि ज्यादातर हिंदुस्तानी पूरी जिंदगी में एक कार नहीं खरीद सकते हैं और ये नवकिशोर दास के पास 140 कारें थी, 140, जिसमें 65 कारें तो उनके अपने नाम पर थी और बाकी कारें जो थी उनकी पत्नी मीनाती दास के नाम पर थी। तो इतने दौलतमंद थे ये नवकिशोर दास। जब दौलतमंद हो गए तो फिर नेतागिरी वाली खोजली लौटी, वो राजनीति में भी आए। झांसी से कई बार विधायक चुने गए। पहले वे कांग्रेस में हुआ करते थे, लेकिन 2019 के आते आते उन्होंने राहुल गांधी को एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में उन्होंने कहा कि मेरे क्षेत्र के लोग चाहते हैं कि मैं कांग्रेस छोड़ के बीजू जनता दल में आ जाऊं, इसलिए मैं कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजू जनता दल में आ रहा हूं। आप जानते हैं साथियों, ये तो बीजू जनता दल है, बीजेडी, ये उड़ीसा की एक क्षेत्रीय पार्टी है। बिजू पटनायक उड़ीसा के बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, उन्हीं के नाम पर ये क्षेत्रीय पार्टी है। और बिजू पटनायक के बेटे नवीन पटनायक ने पार्टी बनाई थी और नवीन पटनायक 20 बरस से भी ज्यादा उड़ीसा के मुख्यमंत्री रहे, कुछ महीने पहले ही हटे हैं। तो इस तरह नवकिशोर दास जो थे वो बीजू जनता दल में आ गए और नवीन पटनायक के, नवीन बाबू के बहुत करीबियों में उनका शुमार होने लगा। नवीन बाबू ने उनको उड़ीसा का स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बना दिया। उसके बाद ये जो सीट थी, जो झांसी की सीट खाली हुई नवकिशोर दास की हत्या से, तो सीट पर उपचुनाव हुए जिसमें उनकी बेटी दीपाली दास चुनाव जीत गई। नवकिशोर दास के 2 बच्चे हैं, बेटी है दीपाली और बेटा है विशाल। इसी बीच जो उड़ीसा पुलिस थी, क्राइम ब्रांच जो उसका था, उसने इस हत्याकांड की जांच जोर शोर से शुरू कर दी थी। ये एक हाई प्रोफाइल हत्याकांड का मामला था कि राज्य सरकार के माननीय मंत्री ही खलास हो गए थे। ये जो गोपाल कृष्ण दास था, ये जो हत्यारा था, इसकी पत्नी का नाम है जयंती। जयंती ने पुलिस को बयान देके कहा कि मेरे जो पति थे वो बाइपोलर डिसऑर्डर के शिकार थे। ये तो बाइपोलर डिसऑर्डर होता है, ये एक किस्म का मानसिक रोग होता है जिसमें जो मरीज होता है कभी बहुत खुश हो जाता है, कभी बहुत दुखी हो जाता है, कभी अवसाद में चला जाता है, कभी बहुत प्रसन्नचित्त रहता है। इसी को बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं, ये एक मानसिक रोग है। तो जयंती ने कहा कि इसका इलाज चल रहा था। देखिए साथियों, जब किसी व्यक्ति को कोई मानसिक रोग होता है, कोई मानसिक रोगी रहता है और वो कोई अपराध कर देता है, तो उसको मानसिक रोग की वजह से सजा में कुछ छूट मिल जाती है। कई बार तो बिल्कुल बरी हो जाता है, नहीं भी तो उसको सजा में कुछ छूट मिलती है। लेकिन जब क्राइम ब्रांच ने इस केस का अनुसंधान शुरू किया, तफ्तीश शुरू की, तो पता चला कि ये जो था गोपाल कृष्ण दास, वो मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ था, बिल्कुल नॉर्मल आदमी था और उसने बहुत आराम से क्राइम ब्रांच के सवालों का जवाब दिया और वो आराम से 8 घंटे सोता भी था, भोजन भी भरपेट करता था, कोई उसको दिक्कत नहीं थी। उसने अपने जवाब में ये कहा कि वो खुद, यानी गोपाल कृष्ण दास खुद कुछ साल पहले ये जो नवकिशोर दास थे
उनका निजी सुरक्षा पदाधिकारी रहा था, पीएसओ रहा था, पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर रहा था। और उसके बाद कुछ दिनों से उसे लगने लगा था कि नवकिशोर दास के करीबी लोग जो हैं वो उसकी जान के प्यासे हो गए, उसकी हत्या करवाना चाहते हैं। और पिछले 2-3 महीने से ये जो था गोपाल कृष्ण दास, वो हत्या की प्लानिंग कर रहा था। और ये प्लानिंग इतनी ज़्यादा मतलब गहरी थी कि उसने 22 पन्नों में, एक दो नहीं 22 पन्नों में अपनी सारी योजना लिखी थी। बाद में उसने इन 22 पन्नों को एक टॉयलेट के सेप्टिक टैंक में बहा दिया था, जिसमें से पुलिस ने उसको बरामद भी किया गोपाल कृष्ण दास की ही निशानदेही पर। तो ये 22 पन्नों में उसने पूरा अपना योजना बताया था। और जिस गांधी चौक पर उसने हत्या की थी, वो उस गांधी चौक जो आउटपोस्ट था, जो चौकी थी, उसका भी प्रभारी रह चुका था। तो उसको उस पूरे इलाके के चप्पे चप्पे की जानकारी थी। और जिस दिन वहां पर ये मंत्री महोदय पहुंचे थे, यानी 29 जनवरी 2023 को, उस दिन गोपाल कृष्ण दास को वहां ट्रैफिक नियंत्रण का काम मिला था। तो इसके लिए एक सुनहला मौका आ गया था कि ट्रैफिक नियंत्रण के बहाने वो ड्यूटी में रहेगा, वर्दी में रहेगा, हथियार के साथ रहेगा और मंत्री जी की हत्या कर देगा। और उसने ऐसा ही किया। इसी बीच बहुत हंगामा हुआ था राज्य में। तो जब कोई बड़ा कांड हो जाता है, आप जानते हैं कि सरकार बलि का बकरा ढूंढती है, कुछ लोगों को बलि का बकरा बनाती है। तो सरकार ने रातों रात जो झांसीगुड़ा के एसपी थे राहुल जैन, उनका तबादला कर दिया। जो वहाँ के ब्रजराज नगर के एसडीपीओ थे गुप्तेश्वर भोई, उनका ट्रांसफर कर दिया गया। और जो नवकिशोर दास के पीएसओ थे, निजी सुरक्षा पदाधिकारी जो थे, मित्र भानुदेव को निलंबित कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। क्राइम ब्रांच ने गोपाल कृष्ण दास की मानसिक स्थिति की जांच के लिए बेंगलोर के निमहांस में जाने की भी अनुमति मांगी। निमहांस एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, मानसिक रोगों का वहां इलाज होता है, लेकिन कोर्ट ने पुलिस को ये अनुमति नहीं दी, तो इसलिए इसको निमहांस नहीं ले जाया गया। लेकिन क्राइम ब्रांच ने उसे बहुत तरह से वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान किया, लेयर्ड वॉइस ये कहते हैं एनालिसिस किया, बैलिस्टिक एक्सपर्ट से राय ली। बैलिस्टिक एक्सपर्ट्स बताते हैं कि कैसे गोलियां चली, किस हथियार से गोलियां चली। फॉरेंसिक साइंस से मदद, मतलब काफ़ी वैज्ञानिक अनुसंधान किया। और अंत में कई सौ पन्नों की जो चार्जशीट थी, जो आरोप पत्र था, वो जाकर एसडीजीएम के यहाँ, झांसीगुड़ा के यहाँ समर्पित किया। तो आज की तारीख में ये जो बाल गोपाल कृष्ण दास है, वो भी जेल के अंदर है। और हो सकता है उसको उम्र कैद की सज़ा मिल जाए, जैसे पुलिस ने तफ्तीश की है, जैसा उसके खिलाफ पुलिस ने सबूत जुटाए हैं। ऐसे तो मतलब आप तकनीकी रूप से कह सकते हैं कि उसे फांसी की सज़ा भी मिल सकती है, सज़ाए मौत भी मिल सकती है। लेकिन भारतीय अदालतें जो होती हैं, वो फांसी की सज़ा बहुत कम मामलों में देती है, दुर्लभतम मामलों में देती है, जिसको रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस कहते हैं, सिर्फ उसमें फांसी की सज़ा मिलती है। इसलिए आज की तारीख में ऐसा लग रहा है कि माननीय मंत्री की हत्या के लिए गोपाल कृष्ण दास को उम्र कैद की सज़ा मिल जाएगी। अब ये जो पूरी तफ्तीश हुई, ऐसे तो ये क्लोज चैप्टर हो गया, ये अध्याय मतलब बंद हो चुका है, लेकिन मेरा माथा अब तक ठनक रहा है। मेरा माथा इसलिए ठनक रहा है, मुझे लगता है, ये संदेह है कि उड़ीसा पुलिस ने इसमें कुछ न कुछ राज को छुपाया है ना। राज को कैसे छुपाया गया? क्योंकि इस बात का खुलासा उड़ीसा पुलिस ने नहीं किया कि ये गोपाल कृष्ण दास की जान के प्यासे नवकिशोर दास क्यों हो गए थे। यदि कोई आपका बॉडीगार्ड रह चुका है, आपका पीएसओ रह चुका है, तो आप उसकी जान के प्यासे क्यों हो जाएगा? तो मेरा अपना ये संदेह है, मेरा ये संदेह है कि जो नवकिशोर दास ने कुछ बहुत बड़ा मतलब गड़बड़ कुछ किया होगा, कोई बहुत बड़ा कांड किया होगा। ऐसे ही तो लोग हिंदुस्तान में दौलतमंद नहीं हो जाते। और ये जो पीएसओ के रूप में, चूंकि पीएसओ बिल्कुल परछाई के रूप में लगातार आपके साथ रहता है, तो पीएसओ के रूप में गोपाल कृष्ण दास को उस कांड की जानकारी हो गई होगी, वो उस कांड का राजदार हो गया होगा। और उसके बाद टेंशन में आ गए होंगे नवकिशोर दास की, यदि इसने मेरी पोल पट्टी खोल दी
तो इसकी गवाही पर मैं जेल भी चला जाऊंगा, मेरा राजनीतिक करियर भी खत्म हो जाएगा। तो वो इसकी जान के पीछे पड़े हुए थे, लेकिन पहले इसी ने उनकी जान ले ली। और बात ये मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं कि ये बात गोपाल कृष्ण दास ने उड़ीसा क्राइम ब्रांच को बताई भी होगी, लेकिन चूंकि इस मामले का खुलासा होता तो इसमें बड़े बड़े सफेद पोश फंसते, बहुत बड़ा एक भूचाल आ जाता उड़ीसा की राजनीति में। इसलिए इस बात को मुझे लगता है लोगों ने कहीं ना कहीं दबा दिया, उड़ीसा क्राइम ब्रांच ने। उड़ीसा कैडर में मेरे भी कुछ बैचमेट्स आईपीएस अधिकारी हैं, मैंने उनसे भी चाहा कि कुछ संपर्क हो जाए, लेकिन ये ऐसा मामला है कि इस पर कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो साथियों, आज की कहानी यहीं तक थी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।